गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हमने मेटल्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया था और नॉन मेटल में हम केवल इंपॉर्टेंट नॉन मेटल पढ़ रहे हैं। तो हमने ऑक्सीजन नॉन मेटल पढ़ा था, हाइड्रोजन नॉन मेटल पढ़ लिया और उसके बाद हमने नाइट्रोजन नॉन मेटल पढ़ी, फिर हमने फॉस्फोरस और सल्फर के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में हमारा केवल कार्बन ही बचा। आज हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जो कार्बन होता है उसको पीरियोडिक टेबल में C से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कार्बन है वो उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या तो 6 होती है और उसका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 2s2 और 2p6 होते हैं। और जो कार्बन होता है उसकी आउटर सेल होती है उसमें 2p2 होता है और जो कार्बन होता है उसकी जो आउटर सेल होती है यानी कि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दो तो ये हो गए और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला एलिमेंट होता है और इसमें चेन फॉर्मेशन यानी कि श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यह हमारा क्या था, सबसे ज़्यादा इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। श्रृंखलन यानी कि चेन फॉर्मेशन। और यह सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें चेन फॉर्मेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है और यह सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। अब हम इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, अगर उनको जलाया जाता है तो अगर वे पूर्ण रूप से न जले तो उनसे जो गैस निकलती है वो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड के होते हैं उनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक सबसे ज़्यादा विषैली गैस होती है और यह जो नाइट्रोजन ऑक्साइड थी वो तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण करती थी और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा विषैली गैस होती है और सर्वाधिक वायु प्रदूषण करती है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को निद्राकारी या भ्रामक गैस भी कहते हैं, क्योंकि अगर एक बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से व्यक्ति का दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि बंद कमरे में जो कमरा होता है वो पूर्णतः बंद होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को
कमरे से बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पाती और व्यक्ति की इस गैस की वजह से मौत हो जाती है। इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट सुसाइड गैस भी कहते हैं और इसको भ्रामक गैस भी कहते हैं। और इस गैस को मीठी नींद में मौत देने वाली गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति को पता नहीं लगता, कोई भी पेन नहीं होता है, इसलिए इसको मीठी नींद में मौत देने वाली गैस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। कार्बनिक यौगिकों के अपूर्ण दहन से। और यह एक विषैली गैस होती है। सॉरी। और यह सर्वाधिक वायु प्रदूषण करती है। और इस गैस को भ्रामक या निद्राकारी गैस भी कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं इसे? मीठी नींद में मौत देने वाली गैस। और इसे साइलेंट सुसाइड गैस भी कहते हैं। साइलेंट सुसाइड गैस। और हमने पढ़ा कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। इस गैस की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जो सिगरेट होती है और जो वाहनों का धुआं होता है उसमें भी यही गैस पाई जाती है। सिगरेट और वाहनों के धुएं में। वाहनों के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस मिला दी जाए तो वाटर गैस का निर्माण होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर नाइट्रोजन गैस को मिला दिया जाए तो वायु अंगार गैस यानी कि प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस तो हमारी बनती है वाटर गैस, जिसको कहते हैं भाप अंगार गैस। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन मिला दी जाए तो हमारी वायु अंगार गैस का निर्माण होता है, जिसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो ये हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कार्बन यौगिकों के अपूर्ण दहन से इसका निर्माण होता है। और यह एक विषैली गैस होती है और सर्वाधिक क्या करती है? वायु प्रदूषण करती है। और इस गैस को निद्राकारी, भ्रामक गैस, मीठी नींद में मौत देने वाली गैस और साइलेंट सुसाइड गैस भी कहते हैं। और जो सिगरेट और वाहनों का धुआं होता है उसमें यही गैस पाई जाती है। और अगर बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो इस गैस की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को मिलाया जाए तो हमारी वाटर गैस का निर्माण होता है। और नाइट्रोजन को मिला दे तो वायु अंगार गैस का निर्माण होता है।
नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार होता है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण तो कार्बन कंपाउंड के अपूर्ण दहन से होता है, लेकिन CO2 का निर्माण कार्बन यौगिकों के पूर्ण दहन से यानी कि पूर्णतः जलने से इसका निर्माण होता है। कार्बन यौगिकों के पूर्ण दहन से। और जो CO2 है वो एक कम विषैली गैस होती है, कम विषैली होती है। और CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है, तो इसलिए इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहते हैं। और जो शुष्क बर्फ होती है उसको ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, क्योंकि जो शुष्क बर्फ है वो पिघलती है लेकिन वह कपड़ों को गीला नहीं करती, इसलिए इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। रात के समय में अगर जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकालते हैं, और रात के समय में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और दिन के समय में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसलिए अगर रात्रि में किसी बड़े पेड़ के नीचे अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसका उस पेड़ के नीचे दम घुटने लगता है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसलिए कभी भी रात्रि के समय में बड़े पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम कार्बन, इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहते हैं, आग बुझाने वाली गैस। और जो ठोस CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं। और इस ठोस CO2 का प्रयोग अग्निशमन में किया जाता है। रात्रि के समय बड़े पेड़ के नीचे सोने से व्यक्ति का दम घुटने लगता है। और जो CO2 होता है उसकी मात्रा वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो इसकी मात्रा 0.03% होती है। और जो फूली हुई रोटी होती है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और जो ब्रेड का आटा होता है वो स्पंजी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। जो केक और पेस्ट्री में भी इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। और जो कोल्ड ड्रिंक होती है और जो सोडा वाटर होता है उसमें भी इस गैस को मिलाया जाता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो एक गैस निकलती है, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जो ग्रीन हाउस गैस थी हमारी चार थी, एक तो थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, एक थी हमारी मीथेन, एक थी नाइट्रस ऑक्साइड और एक थी हमारी CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चार हमारी ग्रीन हाउस गैस थी। तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इसी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और यह 60% पाई जाती है। फूली हुई रोटी में भी यही गैस पाई जाती है। और ब्रेड का आटा स्पंजी इसी गैस की वजह से होता है।
और यह एक ग्रीन हाउस गैस है। जो CO2 है वह ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ये हमने CO2 को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। सबसे पहले हमने इसके निर्माण के बारे में पढ़ा कि CO2 का निर्माण किस प्रकार होता है। जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनके पूर्ण दहन से इसका निर्माण होता है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय कम विषैली होती है और इसे आग बुझाने वाली गैस भी कहते हैं। जो ठोस CO2 होता है उसको शुष्क बर्फ कहते हैं और ठोस CO2 का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। और रात्रि के समय जो बड़ा पेड़ या भारी पेड़ होता है उसके नीचे सोने से व्यक्ति का दम घुटने लगता है और वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% होती है और यह एक ग्रीन हाउस गैस होती है। और जो रोटी हमारी फूली हुई होती है उसमें CO2 गैस भरी होती है और जो ब्रेड का आटा होता है वो स्पंजी इसी गैस की वजह से होता है और जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर होता है उसमें भी यही गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में CO2 गैस भरते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है कार्बन का हमारा CH4 जिसे मीथेन कहते हैं। मीथेन को CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मड गैस और कीचड़ की गैस, क्योंकि कीचड़ में, दलदल में और जो धान के खेत होते हैं उनमें यही मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं, मड गैस, कीचड़ की गैस, दलदल की गैस और कच्छ क्षेत्र। जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र, वो जो कच्छ क्षेत्र की जमीन है वो दलदली है, इसलिए इसको कच्छ क्षेत्र की गैस भी कहते हैं। जो CH4 को मार्स गैस, मड गैस, दलदल की गैस, कीचड़ की गैस और कच्छ क्षेत्र की गैस कहते हैं। और जो मीथेन होती है वो धान के खेत, जैसे चावल है, जो है ये धान के खेत है, तो उनमें यह गैस पाई जाती है। धान के खेतों में यह गैस पाई जाती है। और जो जुगाली करने वाले पशु है, जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, उनके गोबर में भी यह गैस पाई जाती है। जुगाली करने वाले जंतु, जो पशुओं का गोबर होता है उसमें भी मीथेन गैस पाई जाती है। और कहाँ कहाँ ये गैस पाई जाती है, जैसे गहरा कुआं होता है, खदान होती है कोई, या कोई गहरा नाला होता है, उसमें भी यह मीथेन गैस पाई जाती है। और जो इस गैस का निर्माण करने वाले बैक्टीरिया को मेथेजन बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया इस गैस का निर्माण करते हैं। गहरा कुआं, खाई, नाला और खदान में मीथेन गैस पाई जाती है। और इस गैस का निर्माण करने वाले बैक्टीरिया को मेथेनोजन बैक्टीरिया कहते हैं।
मेथेनोजन बैक्टीरिया इस गैस का निर्माण करते हैं। और जो मीथेन गैस होती है वो एक जहरीली गैस होती है, और जो मीथेन है वो सीएनजी, एलएनजी और बायोगैस का प्रमुख घटक होती है। यह एक जहरीली गैस है। और जो मीथेन है CH4, LNG और CNG का प्रमुख घटक होती है। LNG यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक यही मीथेन होती है। और जब इस मीथेन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह एक तेजी से विस्फोट करती है, जिसे फायर डंप कहते हैं। वायु में जलाने पर तेजी से विस्फोट करती है। और इस विस्फोट को फायर डंप कहते हैं। और जो मीथेन है वो भी CO2 की तरह एक ग्रीन हाउस गैस होती है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस में अपना योगदान देती है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। जो हमारी ग्रीन हाउस गैस है वो 4 है। एक तो हमारी CO2 और फिर दूसरे नंबर पर है और इसकी मात्रा होती है 60%। फिर हमारी है मीथेन जिसकी मात्रा होती है 20%। और फिर है CFCN की क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसकी मात्रा होती है 14%। और फिर हमारी होती है एक N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसकी मात्रा होती है 6%। तो सबसे ज़्यादा तो ग्रीन हाउस में योगदान CO2 का होता है, फिर मीथेन का होता है, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और फिर डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड का योगदान होता है। तो यह मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है। तो हम पढ़ रहे थे मीथेन गैस जिसको CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मीथेन को मार्स गैस, मड गैस, दलदल की गैस, कीचड़ की गैस और कचक्षेत्र की गैस कहते हैं। और जो धान के खेत होते हैं उनमें यही गैस पाई जाती है। और जो जुगाली करने वाले जंतु जैसे गाय भैंस उनमें भी यह गैस पाई जाती है। और गोबर में भी यह गैस होती है। और जो गहरा कुआं होता है, खाई होता है, कोई नाला या खदान होता है उसमें भी यही मीथेन गैस पाई जाती है। और इस गैस का निर्माण करने वाले बैक्टीरिया का नाम है मेथेनोजन बैक्टीरिया। और जो मीथेन होती है वो एक जहरीली गैस होती है। और मीथेन LNG और CNG का प्रमुख घटक होती है। और इस मीथेन को जब वायु में जलाते हैं तो वह तेजी से विस्फोट करती है, जिसे फायर डंप कहते हैं। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। अब हम कुछ छोटी छोटी गैसें बची हैं जैसे LPG, LNG, CNG और गोबर गैस यानी कि बायोगैस। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे LPG के बारे में, जिसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जो LPG होती है उसका यूज हम किचन में करते हैं, इसलिए इसको कुकिंग गैस या रसोई गैस कहते हैं। और इसका प्रमुख घटक एक तो ब्यूटेन होता है, और एक प्रोपेन होता है, और एक आइसोब्यूटेन होता है। और यह एक गंध रहित गैस होती है, क्योंकि LPG में कोई गंध नहीं होती। जब इसको सिलेंडरों में भरते हैं तो गंध का पता लगाने के लिए इथाइल मर्केप्टन नामक गैस मिलाई जाती है, ताकि अगर सिलेंडर लीक होता है तो उस गंध से इसका पता लगाया जा सकता है कि सिलेंडर लीक हो गया है। तो LPG को कुकिंग गैस या रसोई गैस कहते हैं, क्योंकि इसका यूज खाना पकाने में होता है।
कुकिंग गैस या रसोई गैस कहते हैं। और इसका प्रमुख घटक होता है, प्रमुख घटक में ब्यूटेन प्लस प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन, ये इसके प्रमुख घटक होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एलपीजी का घटक कौन सा है, तो ऑप्शन में ब्यूटेन भी आ सकता है, प्रोपेन भी आ सकता है और आइसोब्यूटेन भी आ सकता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि इसके कौन कौन से घटक होते हैं। और यह एक गंध रहित गैस है। और इसमें गंध का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस। और इसको कुकिंग गैस और रसोई गैस कहते हैं। और इसका घटक होता है एक ब्यूटेन होता है, एक प्रोपेन होता है और एक आइसोब्यूटेन होता है। और जो एलपीजी होती है वो एक गंध रहित गैस होती है। और इसमें गंध का पता लगाने के लिए इथाइल मरकैप्टन का यूज करते हैं। नेक्स्ट गैस है हमारी सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। जो सीएनजी होती है वो एक हल्की गैस होती है, इसलिए इसका यूज वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। और इसका यूज हल्के वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको ऑटोमोबाइल गैस भी कहते हैं। और इसका प्रमुख घटक मीथेन गैस होती है, तो इसका यूज ऑटोमोबाइल में किया जाता है। इसको हल्का वाहन ईंधन कहते हैं। हल्का वाहन ईंधन ऑटोमोबाइल होता है। और इसका प्रमुख घटक होता है मीथेन गैस। जो मीथेन गैस होती है वो इसका प्रमुख घटक होती है। और यह बहुत कम प्रदूषण करती है, इससे प्रदूषण कम होता है, इसलिए इसका यूज ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में करते हैं, क्योंकि यह बहुत कम प्रदूषण करती है। तो इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसको हल्का वाहन ईंधन कहते हैं, क्योंकि यह प्रदूषण कम करती है। और इसका प्रमुख घटक होता है मीथेन गैस। नेक्स्ट गैस है हमारी एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। द्रवित प्राकृतिक गैस। जो एलएनजी होती है वो जब यह द्रव अवस्था में होती है तो यह जलती नहीं है, यानी कि यह द्रव अवस्था में अज्वलनशील है। द्रव अवस्था में अज्वलनशील है। और जो भारत में सबसे पहले एलएनजी बस केवल केरल में शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहले एलएनजी बस केरल से शुरू की गई थी।
केरल में सबसे पहले LNG बस चली थी। फोर्थ नंबर पर हमारी बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं और जैविक गैस भी। बायोगैस, गोबर गैस और जैविक गैस। इस बायोगैस का निर्माण जो सड़े गले पदार्थ होते हैं और गोबर होता है और जो मेथेनोबैक्टीरिया होते हैं, वो तीनों मिलकर इस गैस का निर्माण करते हैं। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं और गोबर होते हैं, अगर उनको एक वायु रहित यानी कि बिना हवा के गड्ढे में डाल दिया जाता है तो एक अवायवीय यानी कि एनारोबिक अभिक्रिया होती है, जिससे मीथेन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन सल्फाइड गैस का निर्माण होता है, जिसे गोबर गैस या बायोगैस या जैविक गैस कहते हैं। तो इसका निर्माण सड़े गले पदार्थ प्लस गोबर और मेथेनोबैक्टीरिया, ये तीनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं। अगर इनको, ये एक अनाएरोबिक अभिक्रिया होती है यानी कि अवायवीय अभिक्रिया। अगर इनको एक गड्ढे में डाल दे तो जो मेथेनोबैक्टीरिया वो CH4 प्लस CO2 प्लस डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, ये 3 गैस निकलती हैं, जिनमें से जो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो एक जहरीली गैस होती है। यह एक जहरीली गैस होती है। और जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो इसकी बजाय कम विषैली गैस होती है। जो गोबर गैस होती है उसको कुकिंग यानी कि खाना बनाने में उपयोग नहीं करते हैं। इसका बायोगैस का कुकिंग में उपयोग नहीं करते। जो बायोगैस होती है वो सड़े गले पदार्थ गोबर और मेथेनोबैक्टीरिया, ये तीनों मिलकर CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और H2SN यानी डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, ये 3 गैसें निकलती हैं, जिनमें से जो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो एक विषैली गैस होती है और जो बायोगैस होती है उसका उपयोग कुकिंग में नहीं करते हैं। तो ये हमने कार्बन के कंपाउंड पढ़ लिया। अब हम कार्बन के अपरूप पढ़ेंगे यानी कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के अपरूप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। एक क्रिस्टलीय होता है और एक अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय होता है उसमें पदार्थ की जो संरचना होती है वो एक निश्चित संरचना होती है और अक्रिस्टलीय में पदार्थ की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। तो इसमें पदार्थ की निश्चित संरचना होती है। और जो हीरा होता है, ग्रेफाइट और फुलरीन होता है वो एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है कार्बन का। इसके एग्जाम्पल हैं हीरा है, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। और अक्रिस्टलियम क्या होता है? पदार्थ की अनिश्चित संरचना। और अक्रिस्टलीय अपरूप में कोयला आता है, एक कोक आता है, एक
काजल आती है और एक चारकोल आता है। कोयला, इसके एग्जाम्पल हैं कोयला, कोक, काजल और चारकोल। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय अपरूप और उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप। और क्रिस्टलीय अपरूप में हम सबसे पहले हीरे के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीरा। हीरा यानी कि डायमंड। जो हीरा होता है वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह कार्बन की सबसे शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। और जो हीरा होता है उसकी आकृति चतुष्फलकीय आकृति होती है, क्योंकि इसमें 4 फलक होते हैं। और जो हीरा होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का कुचालक होता है। तो यह प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है। यह कार्बन की शुद्धतम अवस्था है, सबसे शुद्ध अवस्था में होता है हीरा। जो हीरा होता है उसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है इस प्रकार से। टेट्रावेलेंट बोलते हैं जिसको। इसकी चतुष्फलकीय आकृति होती है। और जो हीरा होता है उसका जो वजन होता है वो कैरेट में मापते हैं। और जो 24 कैरेट होता है वो हीरे का शुद्ध वजन होता है। जिस प्रकार 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है, उसी प्रकार 24 कैरेट का हीरा शुद्ध माना जाता है। इसका वजन कैरेट में मापते हैं। और शुद्ध वजन होता है इसका 24, शुद्ध वजन 24 कैरेट होता है। और जो हीरा होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। जो हीरा होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसलिए इसका जो गलनांक है वो भी बहुत हाई होता है और इसका गलनांक 3800 केल्विन होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका 3800 केल्विन होता है। जो हीरा होता है उसकी कठोरता को महों में मापते हैं। कठोरता महों में। इसकी कठोरता को महों में मापा जाता है। जो हीरा होता है वो चमकदार होता है और वो उसकी चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। और हीरे का उपयोग कांच काटने में किया जाता है। क्योंकि यह कठोर होता है इसलिए इसका उपयोग कांच काटने में करते हैं। तो हम कार्बन के अपरूप पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहले क्रिस्टलीय अपरूप में हमने हीरे को पढ़ा। जो हीरा होता है वो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ होता है और यह कार्बन की शुद्धतम अवस्था में पाया जाता है और इसकी आकृति टेट्रावेलेंट यानी कि चतुष्फलकीय होती है। और जो हीरे का वजन वो कैरेट में मापते हैं और 24 कैरेट शुद्ध वजन माना जाता है। और हीरा विद्युत का कुचालक होता है और इसका गलनांक होता है वो 3800 केल्विन होता है और इसकी कठोरता को महों में मापते हैं। जो हीरे में चमक का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरे का उपयोग कांच काटने में किया जाता है। सेकंड नंबर पर है ग्रेफाइट।
जो हीरा तो सबसे कठोर पदार्थ था, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो मुलायम अवस्था में पाया जाता है और इसकी जो संरचना होती है वो षटकोणीय परतदार संरचना होती है। और ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसका रंग होता है वो काला भूरा होता है, मुलायम अवस्था में पाया जाता है ये। और इसकी संरचना होती है वो षटकोणीय परतदार। और यह विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का रंग होता है वो काला भूरा होता है, यानी कि एकदम ब्लैक कलर नहीं होता, उसका कलर काला भूरा होता है, यानी कि थोड़ा ब्राउन कलर होता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं ग्रेफाइट का उपयोग? जो पेंसिल होती है उसकी जो लीड होती है वो इसी ग्रेफाइट की बनी होती है। और जो शुष्क सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रोड के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। और ग्रेफाइट का उपयोग जो नाभिकीय भट्टी होती है उसमें भी मंदक यानी कि इंसुलेटर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और संयक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग लेड पेंसिल में, नाभिकीय भट्टी में, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में, इंसुलेटर के रूप में, और शुष्क सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में। और स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में। इसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। तो ग्रेफाइट है वो मुलायम अवस्था में पाया जाता है और इसकी संरचना होती है षटकोणीय परतदार। और यह विद्युत का सुचालक होता है और इसका रंग होता है वो काला भूरा होता है। और इसका उपयोग लेड पेंसिल में करते हैं, नाभिकीय भट्टी में करते हैं, और शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में और स्नेक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर है फुलरीन। जो फुलरीन होता है उसकी जो संरचना या आकृति होती है वो फुटबॉल के जैसी होती है, यानी कि गुम्मद के आकार की इसकी संरचना होती है। फुटबॉल या गुम्मद जैसी। बस इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि जो सीसैट फुलरीन होता है उसे बैकमिनेस्टर फुलरीन कहते हैं। इसको बैकमिनेस्टर फुलरीन कहते हैं क्योंकि यह मोस्ट स्टेबल यानी कि अधिक स्थायी होता है। यह मोस्ट स्टेबल होता है। जो फुलरीन है उसकी संरचना फुटबॉल या गुम्बद जैसी होती है और जो सीसैट फुलरीन होता है उसको बैकमिनेस्टर फुलरीन कहते हैं क्योंकि यह अधिक स्थायी होता है। तो ये हमने कार्बन के अपरूप में सबसे पहले क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पढ़ लिया। अब हम अक्रिस्टलीय अपरूप के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम कोयला के बारे में पढ़ेंगे। कोयला, जो कोयला होता है वो एक जीवाश्म ईंधन होता है क्योंकि कोयले का निर्माण है वो लाखों हजारों साल पहले जो वनस्पति थी, वनस्पति के दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ क्योंकि भूकंप और ज्वालामुखी के कारण जो वनस्पति थी वो दब गई थी और उसके बाद इस कोयले में बदल गई और ज़्यादा दाब और ताप के कारण यह हीरे में भी बदल गई थी। तो इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं कोयला को। और इसका निर्माण वनस्पति के
दब जाने से और भूकंप से इसका निर्माण हुआ है। और कोयला को काला सोना भी कहते हैं। जो अफीम होता है और पेट्रोलियम और कोयला वो काला सोना में आते हैं, इसलिए इसको काला सोना भी कहते हैं। काला सोना भी या काला हीरा भी कहते हैं इसको। जो काला सोना है उसमें एक तो आता है कोयला, पेट्रोल और हीरा, ये तीनों, इन तीनों को काला नहीं, सॉरी हीरा नहीं है, यहाँ अफीम आएगा। एक तो कोयला हो गया और एक पेट्रोल हो गया और एक अफीम, इन तीनों को काला सोना कहते हैं। जो कोयला होता है वो 4 प्रकार का होता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है पिट कोयला, फिर उसके बाद होता है लिग्नाइट कोयला, फिर 3rd नंबर पर आता है बिटुमिन्स और 4th नंबर पर आता है एंथ्रेसाइट कोयला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट कोयला। और यह सबसे हल्की क्वालिटी का कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। इसमें कार्बन केवल 40 से 50% मात्रा में पाया जाता है और जब इसको जलाया जाता है तो यह सबसे ज़्यादा धुआं निकालता है, इसलिए इसको सबसे बुरा कोयला कहते हैं। तो इसमें कार्बन है वो 40 से 50% होता है और यह सबसे बुरा कोयला है। और सर्वाधिक धुआं देता है। और फिर 2nd नंबर पर है हमारा लिग्नाइट कोयला। इसमें जो कार्बन की मात्रा वो होती है 50 से 60% और इसका रंग भूरा होता है, इसलिए इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें कार्बन होता है 50 से 60% और इसको भूरा कोयला कहते हैं। और इसमें भी धुआं निकलता है लेकिन पिट कोयले से कम धुआं निकलता है इसमें। 3rd नंबर पर है बिटुमिन्स, बिटुमिन्स कोयला। इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 70 से 85% होती है, 70 से 85% मात्रा में कार्बन पाया जाता है। और जो बिटुमिन्स कोयला है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इनकी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोयला है ये, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला। फोर्थ नंबर पर है एंथ्रेसाइट कोयला। यह सबसे शुद्ध कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि 90 से 98% कार्बन पाया जाता है। इसमें कार्बन 90 से 98% पाया जाता है और इसे श्रेष्ठ कोयला कहते हैं। यह क्या होता है? श्रेष्ठ कोयला होता है और यह सबसे कम धुआं देता है, सबसे कम धुआं निकलता है इससे। तो ये हमने कोयला और उसके 4 प्रकार पढ़े। सबसे पहले प्रकार में हमने पिट कोयला पढ़ा, फिर हमने लिग्नाइट और फिर हमने बिटुमिन्स और फिर हमने एंथ्रेसाइट कोयला पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। दूसरा एक्रेस्टिया प्रूफ का प्रकार है कोक। जो कोक होता है उसका निर्माण जब कोल को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो तो उड़ जाते हैं और जो शेष बचा हुआ होता है वो हमारा कोल होता है, सॉरी कोक होता है। इसका निर्माण कोल को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। जो
वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो तो उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं। और जो बचा हुआ होता है वो हमारा बचा हुआ पदार्थ हमारा कोक होता है। जब कोल को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जो वाष्पशील तत्व होते हैं वो तो उड़ जाते हैं और जो शेष बचा हुआ पदार्थ हमारा कोक होता है। और इस कोक में जो कार्बन होता है वो 85% होता है। कार्बन 85%। कार्बन की मात्रा इसमें 85% होती है। थर्ड नंबर पर है काजल। काजल जिसका यूज हम आंखों में करते हैं। जो काजल होती है उसका निर्माण जब जो कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको कम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है उस धुएं में जो कार्बन के कण होते हैं जब उनको इकट्ठा किया जाता है तो हमारे काजल का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिकों को कम वायु में जलाने पर जो धुआं निकलता है उसमें जो कार्बन के कण होते हैं उनको इकट्ठा करने पर काजल का निर्माण होता है। कम वायु में जलाने पर जो धुआं निकलता है उसमें जो कार्बन के कण होते हैं अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाता है तो हमारी काजल बनती है। वर्तमान समय में भी जो काजल होती है उसका निर्माण घरों में किया जाता है। हमारी जो दादी नानी वो अभी भी घर पर काजल बनाती हैं और इस काजल का उपयोग जो इंक पेंटिंग होती है उसमें जो प्रिंटिंग इंक होती है उसमें भी काजल का यूज होता है। प्रिंटिंग इंक में, जूतों की पॉलिश में और जो ब्लैक पेंट होता है उसमें भी काजल का यूज होता है। और इस काजल में जो कार्बन होता है उसकी मात्रा 95% होती है। कार्बन की मात्रा 95%। कोक में तो कार्बन की मात्रा 85% थी और काजल में 95%। और इसका निर्माण कार्बनिक यौगिकों को कम वायु में जलाने पर काजल का निर्माण होता है और इसका उपयोग प्रिंटिंग इंक में होता है, जूतों की पॉलिश में और ब्लैक पेंट में काजल का उपयोग होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 95% होती है। लास्ट है हमारा चारकोल। और यह चारकोल दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वुड चारकोल यानी कि लकड़ी का चारकोल और एक होता है एनिमल चारकोल यानी कि जंतु चारकोल। तो एक तो है वुड चारकोल। नाम से ही पता चल रहा है वुड चारकोल तो इसका निर्माण लकड़ी से होगा। तो इसका निर्माण जो लकड़ी होती है उसको कम वायु में जलाते हैं तो जो शेष बचता है वो हमारा वुड चारकोल होता है। लकड़ी को कम वायु में जलाने पर वुड चारकोल का निर्माण होता है। और इस वुड चारकोल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बारूद बनाने में, और ईंधन के रूप में। बारूद में और ईंधन के रूप में वुड चारकोल का उपयोग होता है और इसका निर्माण जो लकड़ी होती है उसको कम वायु में जलाने पर जो
कम वायु में जलाते हैं तो जो शेष बचा हुआ पदार्थ हमारा वुड चारकोल होता है। सेकंड है हमारा एनिमल चारकोल। इसका निर्माण हड्डियों से होता है, जो जंतु होते हैं उनकी हड्डियों से इसका निर्माण होता है। निर्माण इसका हड्डियों से होता है। और इसका एनिमल चारकोल का उपयोग जो शुगर यानी कि जो चीनी होती है उसको उसके विरंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और रंग उड़ाने में भी इस एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है, शुगर के विरंजक के रूप में। शुगर के विरंजक के रूप में और रंग उड़ाने में इस एनिमल चारकोल का उपयोग करते हैं। और इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 10% होती है। एनिमल चारकोल में जो कार्बन होता है वो 10% होता है, और वुड चारकोल में जो कार्बन है वो 70% होता है। तो चारकोल है वो दो प्रकार का होता है, एक तो वुड चारकोल, एक एनिमल चारकोल। इसका तो निर्माण लकड़ी से होगा और इसका निर्माण हड्डियों से होता है, और इसमें जो कार्बन होता है वो 10% होता है, और वुड चारकोल में कार्बन 70% होता है। तो ये हमने कार्बन के दो अप्रूप पढ़े, एक तो क्रिस्टलीय अप्रूप और एक अक्रिस्टलीय अप्रूप। और क्रिस्टलीय अप्रूप में हमने हीरे के बारे में पढ़ा, फिर हमने ग्रेफाइट और फिर फुलरीन के बारे में। और अक्रिस्टलीय अप्रूप में हमने सबसे पहले कोयला पढ़ा, फिर हमने कोक पढ़ा, फिर हमने कोलतार पढ़ा, चारकोल पढ़ा, और फिर हमने काजल पढ़ा। तो ये हमारा टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।